सबसे पहले हमने देखा था कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोगों ने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए ये हमने देखे थे। प्री प्रोसेसर क्या होता है, हैश इंक्लूड क्या होता है, ठीक, मेन फंक्शन किस तरीके से लिखा जाता है, हमारा जो सी का और सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है हमेशा, ये हमने देखा। फिर हमने देखे सी के कैरेक्टर सेट देखे हमने, फिर वेरिएबल्स देखे हमने सी में, जो रिज़र्व कीवर्ड्स है वो देखे, कौन से और किस तरीके से रिज़र्व कीवर्ड्स काम करते हैं, कमेंट्स किस तरह दे सकते हैं ये देखा हमने। फिर हमने देखे सी में ऑपरेटर्स देखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स देखे हमने सी में। ठीक, फिर हमने देखा एरेज क्या होते हैं, एरे की स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है, तो 0 से स्टार्ट होता है एरे, और एरे का हम क्यों प्रयोग करते हैं ये सीखा हमने। फिर हमने देखा फंक्शंस देखे हमने, फंक्शंस किस तरीके से लिखते हैं, फंक्शन को किस तरीके से कॉल करते हैं, फंक्शन को कैसे वैल्यू पास करते हैं, ये सब हमने देखा। उसके बाद देखा हमने स्ट्रक्चर के किस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं हमारे सी के प्रोग्राम में। और फिर हमने देखा एरे ऑफ स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है हम उसका एरे क्रिएट कर सकते हैं, ये सब हमने सी में हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब ये रिवाइज़ करने का मोटिव ये था कि इसमें से लगभग हम सभी जो फंक्शनलिटी है जो हमने सीखा है वो सभी हम हमारे इस सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में हम सभी लगभग सभी इसे यूज़ करेंगे। बस तरीका थोड़ा अलग है इसका इस्तेमाल करने का, लेकिन जैसे कैरेक्टर सेट वही है, सेम है, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन सेम है, रिज़र्व कीवर्ड्स जो सी में 32 कीवर्ड्स थे वो 32 कीवर्ड्स इसमें भी हैं, ऑपरेटर्स जो है वो सारे ऑपरेटर्स हम सी प्लस प्लस में भी यूज़ कर सकते हैं और सेम प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, सेम तरीके से एरेज को यूज़ कर सकते हैं, हम फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें जो हमने सी प्रोग्रामिंग में हमने स्ट्रक्चर देखे थे, स्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पे हम लोग क्लासेस देखेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं। ठीक, बाकी सभी कुछ फंक्शनलिटी जो है वो सेम है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सभी जो हमने देखा है पढ़ा है, एग्ज़ाम दिया है आप लोगों ने तो शायद क्लियर ही होगा। चलिए, जी सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकॉल करते हैं कंसेप्ट। आज का लेक्चर बस हम यही के देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। ठीक है, सी का कैरेक्टर सेट हमने देखा था। सी का कैरेक्टर सेट क्या होता है, 3 चीज़ों से बना होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो डिजिट में क्या आएगा, जी 0 to 9, 0 to 9 0 to 9,
कैरेक्टर सेट में क्या आएगा, सॉरी अल्फ़ाबेट्स में क्या आएगा, A to Z, A to Z और स्मॉल a to Z, ठीक है। और थर्ड क्या था हमारा, स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स में जैसे कर्ली ब्रैकेट्स हुए, ठीक है, हैश है, एस्ट्रिक, ऐसे कई सारे जो सिंबल्स हैं, जो स्पेशल सिंबल्स हैं, वो हम सी के कैरेक्टर सेट में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि वेरिएबल्स कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे लिखें, तो ये क्या हुआ, वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ या इनिशियलाइजेशन हुआ, सर वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये बढ़िया, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ठीक है। और जब हम इसे कहेंगे इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो सेमीकोलन, ये हो जाएगा तो ये डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन हो गया ये, बढ़िया बढ़िया, ग्रेट, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे इंटीजर है वैसे क्या है, फ्लोट भी है, फ्लोट क्यों यूज़ होता है, डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल वैल्यू होती है। ठीक है। कैरेक्टर, कैरेक्टर कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो सिंगल कोट में कैरेक्टर इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। और फिर सी प्लस प्लस में अब एक्चुअली क्या है कि सी प्लस प्लस में यहाँ पे एक और वेरिएबल इनिशियलाइज किया गया है। अब हुआ ये है कि सी प्लस प्लस में ये इनिशियलाइज हुआ, लेकिन बाद में इसे जब सी के जो वर्जन्स, एडवांस वर्जन जैसे जैसे रिलीज़ होते गए, इनिशियली ये जो नया हमारा डेटा टाइप है, ये इनिशियली सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और फिर जैसे सी के अलग अलग वर्जन्स इंट्रोड्यूस होते गए, तो एडवांस वर्जन्स में जो सी प्लस प्लस का डेटा टाइप था वो सी में भी इस्तेमाल करने लगे। इसीलिए अब सी में भी और सी प्लस प्लस में भी बूलियन डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बूलियन ये जो है, ये क्या करता है, ये सिर्फ इसके अंदर सिर्फ दो वैल्यू होती है, आइदर ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमने कोई एक वेरिएबल लिखा फ्लैग, ठीक है, या तो ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा, ठीक है। ये सिर्फ दो वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स, और आइदर और मतलब एट ए टाइम ये सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, एक तो ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। तो हमने सी प्लस प्लस में एक नया डेटा टाइप देखा है, बूलियन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखे वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ हमारा, फिर उसके बाद हमने देखे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या देखे हमने, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं, प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लिकेशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस, ठीक है। तो
यहाँ तक सभी को क्लियर है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मॉड्यूलस का काम क्या है कि ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है, मॉड्यूलस रिमाइंडर रिटर्न करता है। उसके बाद फिर हमने देखे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने थे? तो लॉजिकल ऑपरेटर थे 3, ठीक, 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर थे। एंड, और नॉट, ठीक है। तो ये जो एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड, तो अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसे क्या चाहिए? लॉजिकल एंड को दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? फॉल्स। पहली कंडीशन अगर फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो भी रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिज़ल्ट फॉल्स ही आना है। अब इसके अपोजिट क्या है? और, लॉजिकल और। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो रिज़ल्ट आएगा ट्रू। लॉजिकल और में क्या लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करता है? दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो आपका आउटपुट ये ट्रू बता देगा आपको। दोनों में से एक कंडीशन, दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये हमारा ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा। ये फॉल्स कब होगा? कि जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तभी ये फॉल्स होगा, ठीक है। एंड लॉजिकल नॉट क्या करता है कि आपका जो रिज़ल्ट है उसको रिवर्ट कर देता है। मीन्स अगर हमने ऐसा कहा तो इसका मीनिंग क्या है कि ये फॉल्स है। और अगर हमने लॉजिकल नॉट फॉल्स इस तरीके से लिखा तो इसका मीनिंग क्या है कि ये ट्रू। तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसको ये लॉजिकल नॉट रिवर्ट कर देगा, ठीक है। क्लियर है ये? जी सर। ओके। फिर हमने देखे थे असाइनमेंट्स ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल क्या है हमारा? कि ये राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमने लिखा a इज इक्वल्स टू b प्लस सी, तो जैसे ही ये असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा तो ये क्या करेगा? ये राइट हैंड साइड जो है ये पहले एग्जीक्यूट करेगा। जो भी इसका कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन करके राइट हैंड साइड कंप्लीट एग्जीक्यूशन करके जो भी इसका वैल्यू होगा वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर देगा। इसीलिए इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं? एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ हम लोग इसे असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने ऐसे लिखा तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। सेम एज अगर हमने ऐसे लिखा इसे माइनस इक्वल्स टू b, तो ये क्या होगा? a इज इक्वल्स टू a माइनस बी। इस तरीके से ये काम करेगा और सभी के लिए काम करेगा। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए, इवन मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए भी ये काम करता है, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स को
असाइनमेंट ऑपरेटर को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ए की वैल्यू है 10, ठीक, और हमने कहा ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मीनिंग क्या है, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू एक से इंक्रीमेंट कर देता है, एक सिर्फ एक से इंक्रीमेंट करता है। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो वैल्यू है वो एक से कम कर देता है, घटा देता है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में दो टाइप्स है, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में दो टाइप है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। और प्री इंक्रीमेंट कैसे होगा कि प्लस प्लस ए, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, हमने कहा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, और फिर हमने कहा प्लस प्लस ए, ठीक है। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 11 प्रिंट होगी, ठीक है। एंड जो हमारे कंप्यूटर मेमोरी है जहाँ पर ये ए स्टोर हुआ है वहाँ पर भी ए की वैल्यू क्या है, 11 ही है। लेकिन जब हम कहते हैं ए प्लस प्लस, तब क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, 10 प्रिंट होगा, और मेमोरी में क्या होगा 11, क्योंकि जब हम इसे पहले ये क्या हो जाएगा, पहले प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। अब इंक्रीमेंट होने के बाद मेमोरी में जो वैल्यू है इसकी ये चेंज हो गई, 10 से 11 हो गई, तो मेमोरी में वैल्यू अलग रहेगी लेकिन प्रिंट अलग होगी। इस तरीके से प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ये काम करते हैं। ठीक, फिर हमने देखा कि एरे कैसे काम करता है, एरे इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। एरे क्या होता है, बेसिकली एरे इज़ अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। एरे क्या होता है, एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशन होती है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स नंबर के साथ, ठीक है। सिमिलर होमोजीनियस होते हैं ये डेटा टाइप, एक ही डेटा टाइप के होते हैं। अगर हमने कहा इंटीजर ए ऑफ 5, तो ये कितने मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ये क्या हो जाएगा, एरे की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एरे की स्टार्टिंग होती है 0th पोजीशन से, 0th पोजीशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और जब हम इसे इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू ये कहाँ पर जाएगी, तो ये 0th पोजीशन पे जाएगी, 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको एक्सेस कैसे करते हैं, तो हमें अगर ये 2 वैल्यू प्रिंट करनी है, हमें अगर ये 2 वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, इसे क्या लिखेंगे, ए ऑफ कौन सा इंडेक्सिंग नंबर देंगे, तो ये देंगे
एरे का इंडेक्सिंग नंबर। जब हम कहेंगे कि ए ऑफ 1 को प्रिंट करो तो क्या हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, तो ये 2 प्रिंट होगा। ठीक है। सिमिलरली हमने देखा था कि अगर इंटीजर को प्रिंट करना है तो हम लोग कौन से डिलीमीटर्स यूज़ करते हैं, %d। ठीक है, d फॉर डिजिट। फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करना है हमें तो डेसिमल पॉइंट्स को, तो क्या, %f। बढ़िया। कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो %c। ठीक है। और हमने देखे थे स्ट्रिंग्स भी देखे थे हमने, तो स्ट्रिंग को अगर प्रिंट करना है तो क्या प्रिंट करते हैं हम, %s। बढ़िया। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा था। अब जो अच्छा, हम लोग जब हम उसे देखेंगे तो फ्लो में जाएंगे तब C++ में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो एरे स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट था हमारा फंक्शंस। ठीक है। तो फंक्शंस को हम लोग क्यों डिफ़ाइन करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, कि फंक्शंस को जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फंक्शंस क्यों डिफ़ाइन किए जाते हैं। एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है हमारा, उसको हमें बार बार वो कोड चाहिए हमें। ठीक है। कई बार हमें वो कोड एक्सेस करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, क्या ये मुमकिन है, क्या मान लीजिए कि एक 100 लाइन का कोड है जो हमें तकरीबन हर फाइल में चाहिए, और उस हर फाइल में हमें 5-6 बार वो कोड चाहिए, 100 लाइन का कोड। तो क्या ये ऐसा करेंगे हम कि वो 5-6 बार जो कोड लिखना है 100 लाइन का, वो 5-6 बार लिखेंगे? इससे क्या हो जाएगा कि हमारे कोड की लेंथ बढ़ जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा हमारे कोड में। तो इससे अच्छा है कि उसे एक बार एक फंक्शन में लिखिए और उसको कॉल करते रहिए। जितनी बार भी आपको कॉल करना है उतनी बार उस फंक्शन को कॉल करते रहिए। तो एक बार लिखिए और उसे बार बार यूज़ कीजिए। तो हमारे जो फंक्शन है उसमें क्या होता है कि कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा देता है। हमारे कोड में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, कोड की लेंथ कम हो जाती है, कोड हमारा हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, टुकड़ों में हम बांट सकते हैं हमारे कोड को, और इससे हमारी कोड का जो मेंटेनेंस है वो भी अच्छे से बना रहता है और हम लोग उसे आसानी से समझ भी पाते हैं। तो इतने सारे फ़ायदे हैं फंक्शंस के। ठीक है। तो फंक्शंस, मान लीजिए कि हमने एक लिखा फंक्शन, ऐड नाम का एक फंक्शन लिखा, जो क्या करता है, तो इंटीजर वेरिएबल्स को एज अ आर्गुमेंट लेता है, और यहाँ पे हमने ये उसकी बॉडी है। और जितनी बार अब हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, हमें क्या करना है, सिर्फ 2 वेरिएबल्स को, 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को उसे पास कर देना है, और वो सारा कैलकुलेशंस करके हमें आउटपुट प्रिंट करके भी दे सकता है। ठीक है। तो ये फंक्शंस इस तरीके से काम करते हैं। फंक्शंस में भी हमने 4 टाइप्स देखे थे। ठीक है। नो रिटर्न वैल्यू और जी सर। एक मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनट होल्ड।
सॉरी, हेलो जी। तो फंक्शंस भी देखे थे हमने। तो फंक्शंस में भी 4 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है कि कोई फंक्शन जो होते हैं वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते और उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता, कोई आर्गुमेंट भी नहीं लेते। ठीक है। दूसरा होता है कि जो फंक्शंस आर्गुमेंट्स लेते हैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। तीसरा होता है कि आर्गुमेंट्स लेते हैं लेकिन वैल्यू रिटर्न करते हैं। और चौथा टाइप होता है कि आर्गुमेंट्स भी लेते हैं और वैल्यू भी रिटर्न करते हैं। ऐसे 4 टाइप्स के फंक्शंस हमने देखे थे। ठीक है। फिर फंक्शंस से पहले हमने देखे थे लूप्स देखे थे। लूप्स कितने होते हैं? 3 प्रकार के लूप्स होते हैं। ठीक है। कौन से लूप होते हैं? वाइल, ठीक है, डू वाइल, और फॉर लूप। ठीक है। ये 3 प्रकार के लूप होते हैं। ठीक है। तो व्हाइल लूप में क्या होता है कि पहले इनिशियलाइजेशन हो जाता है वेरिएबल का, पहले इनिशियलाइजेशन हो जाता है और फिर कंडीशन चेक होती है और फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग होता है। फॉर में क्या होता है? फॉर लूप में यहीं पे इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन भी यहीं चेक होती है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी यही होता है। डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि पहले लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और आखिरी में यहाँ पर कंडीशन चेक होती है। ठीक है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के लूप्स हमने देखे, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। ठीक है। फिर हमने देखे स्ट्रक्चर। अब जैसे एरे देखा था हमने कि एरे क्या है? एरे एक होमोजीनियस डेटा टाइप का कलेक्शन है, एक ही जैसे डेटा टाइप का कलेक्शन है स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है। कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। एरे इज अ होमोजीनियस डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। ठीक है। अब वैसे ही स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर जो है वो एरे के जैसा ही है, बस इसमें क्या है डिफरेंस क्या है एरे और स्ट्रक्चर में? कि स्ट्रक्चर जो है वो मल्टीपल अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन है। ठीक है। एरे क्या है? एरे सिर्फ सिंगल डेटा टाइप कलेक्ट कर सकता है, एरे एक सिंगल डेटा टाइप का ही हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर में मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकते हैं और स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी है। स्ट्रक्चर खुद में क्या है? एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है। हमने लिखा एस। ठीक है। तो जब हमें स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को? हम लोग क्या करेंगे? स्टूड S1, हमने क्या किया? S1 का ऑब्जेक्ट, स्टूड का ऑब्जेक्ट बनाया S1, और फिर S1 डॉट ए इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं
और जैसे स्ट्रक्चर है, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वैसे ही हम स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे इसके यूज़ करेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का एरे भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने एक क्विक रिवाइज कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप लोग एक बहुत समय बाद आए थे, एक रिवाइज ज़रूरी था, इसलिए हमने इसे रिवाइज कर लिया है। अभी किसी को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है? ये सब कुछ रिवाइज हो गया है। अभी अगर किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार आप क्या कीजिए कि जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं है उसका हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है मूडल पे या यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आपको एक्सेस है, वहाँ पे आप उन लेक्चर्स को देखिए। वहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए रुकते हैं फिर यहीं। ओके सर, ऑनलाइन क्लास भी आपकी तो बहुत सारी जी, ऑनलाइन क्लास सिखाते